क्या आंसर होगा बच्चों, बोलो जल्दी से। सी। सारे सी लगाए जा रहे हैं भाई। मैं तो सोच रहा हूं ओमान होगा। हाँ, सारे सी लगाए जा रहे हैं, मैं ओमान भी सोच रहा था भाई। बी भी, अच्छा बी वाला है कोई, चलो भाई फिर ठीक है, कोई बी वाला है। बी वाले भी एक आध योद्धा मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तपस्या की जरूरत नहीं होती, योद्धा मिल जाते। इसका आंसर यमन होगा। यमन हैज नॉट एनी काइंड ऑफ बाउंड्री विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओमान की बाउंड्री है, ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जब आप लोग एशिया के मैप पे जाओगे, एशिया में पेज नंबर 67 पे जाओ आप लोग। ये देखो मैप इस रीजन का, तो ये तो यमन है और ये ओमान है। ये आपका कुछ ओमान है ऐसे। तो आम बच्चे को लगता है कि ओमान बाउंड्री नहीं बना रहा है गल्फ ऑफ कंट्री के, पर्सियन गल्फ से। परंतु बच्चों जब आगे ध्यान से देखोगे, जैसे ये वाला रीजन यूएई का है, तो यहां तक यूएई है, बट ये वाला टिप वाला जो भाग है ओमान का है। जो टिप का भाग है ना ओमान का है, तो ओमान का होने की वजह से ये तुरंत यहां पर बाउंड्री बना देता है। लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए दो एक आंसर विनय देखो लिख रहे हैं, ओमान और यमन, दो आंसर बता रहे हैं। ध्यान से ओमान बेटा विनय जाके अपने एटलस में देखो बेटा, तो आपको मिलेगा ओमान की भी बाउंड्री है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सुशीला भी लिखती हैं बी, बी नहीं बेटा सी होगा। ठीक है, सभी लोग, यानी कि सुशीला के पास लगता है एटलस नहीं है। क्यों सुशीला बेटा एटलस है नहीं? जाके जल्दी से देखो। सर मेरे पास मैप है। बिल्कुल बेटा विनय, होना चाहिए, तुम्हारे पास है तो जाके उसके पॉलिटिकल मैप देखो। एटलस है बेटा तो जाके उसमें देखो। ये वाला जो टिप वाला पार्ट यहां पर है, ये फारस की खाड़ी से यहां पर लग रहा होगा। देखो यही तो फारस की खाड़ी है ना, तो बाउंड्री टच कर जाती है। प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता है? तो यमन नहीं बनाता। ठीक है, तो आंसर में क्या देखो, यमन, आंसर सी होगा फिर। ठीक है सर, मैपिंग से क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा मैपिंग से क्वेश्चन है, मैपिंग जानना बहुत जरूरी है। फिर लिखो अगला क्वेश्चन। लिखते हैं ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक भी बाउंड्री बनाता है बेटा, और ओमान भी बनाता है, बहरीन भी बनाता है। समझे? गल्फ कंट्री जो कहलाते हैं, गल्फ कंट्री वे कहलाते हैं जिनकी सीमाएं इनसे लगती हैं। तो देखो अपने मैप में ये वाला जो कंट्री है ईरान है, यहीं पर बड़ी पतली सी सीमा बनाते हुए इराक है, यहीं पर टिप पे कुवैत है, ये सारी बाउंड्री जो बना रहा है आपका सऊदी अरेबिया है, फिर यहीं पे ये यूएई हो जाएगा, यहीं पे कतर भी होगा, यहीं पे ये ओमान भी हो जाएगा, और यहीं पे बहरीन भी होगा। तो ये सारे कंट्री कहलाते हैं गल्फ कंट्री। याद रहेगा कि दोज कंट्रीज विच आर मेकिंग बाउंड्री विद गल्फ ऑफ पर्सिया, तो वही कहलाते हैं गल्फ कंट्री। एक ध्यान रखना, एक होता है गल्फ कंट्री, और एक होता है गल्फ स्टेट। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो गल्फ कंट्री कहानी है वेस्ट एशिया की, जिसमें पर्सियन गल्फ से जिनकी सीमा लगती है, पर्सियन गल्फ से जिनकी सीमा लगती है वे हैं। ठीक है, तो वहीं पर देखोगे
वहीं पर तुम दूसरी कहानी देखोगे कि जिनकी सीमाएं यानी यूएसए की, जिनकी सीमाएं गल्फ ऑफ मैक्सिको से लगती हैं वे गल्फ स्टेट कहलाते हैं। यूएस के वे राज्य जिनकी सीमाएं लगती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको से वे गल्फ स्टेट कहलाते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस, टेक्सास, फ्लोरिडा। ठीक है सर, यू आर सच ए ग्रेट टीचर, मैंने आपकी सारी बुक ऑनलाइन ले ली है। नंदिता लिखती है बेटा ले ली है, ठीक है, परंतु उसको पढ़ो भी तो, बुक खरीदने से थोड़ा ना फायदा। हाँ, बुक खरीदने से थोड़ा ना काम चलेगा और आप मुझे बटरिंग करे सर यू आर ग्रेट। नो बेटा, बच्चे ग्रेट बनाते, आपकी सफलता मुझे रियल में ग्रेट बनाएगी। ठीक है सुनील धनवंते, मान लो सफल हुआ तो मुझे बोलते हुए प्राउड फील होता ना कि ही इज माई स्टूडेंट। ऐसे आप लोग सफल हो तब मेरी बुक की सफलता होगी, मेरी सफलता होगी। ठीक है चलो खैर, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि गल्फ कंट्री कौन कौन से हैं। लिख दूं ये आगे ध्यान रखना, ईरान, इराक, कुवैत, ये देखो यहीं पर कुवैत है ये वाला, ये मैप में जब करोगे आगे मैं पढ़ाऊंगा तो। देन फिर वहीं पर सऊदी अरब, फिर वहीं पाएगा यूएई, फिर वहीं पे ओमान, फिर वहीं पे आपका कतर। मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूं कि इस बार यहां पे कतर में फुटबॉल का मैच होने जा रहा है। अभी से देखो एडवर्ट चल रही है खूब, तो ये एरिया चर्चा में है और ये कहीं ना कहीं वोलाटाइल बना रहता है, तो हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। और फिर बहरीन, बहरीन तो द्वीप ही है जो इसी में स्थित है। ये देखो यही बहरीन। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है फिर मैक्सिको, आप यूएसए में देखना चाहते हो एटलस हो तो पेज नंबर आप लोग 82 पे चले जाओ जल्दी से अपने एटलस में। 82 पेज, 83 पेज, सामने वाला पॉलिटिकल मैप देखो, ये पॉलिटिकल मैप देखो, ये वाला, ये जो पॉलिटिकल मैप है। ठीक है तो इसी में देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पे नीचे होगी मैक्सिको की खाड़ी, ये देखो है ना, मैक्सिको की खाड़ी है। और इसी मैक्सिको की खाड़ी के पास में ही देखो जो राज्य लगे हुए हैं, ये देखो बाउंड्री दे रखी होगी। तो कौन कौन सा लगा हुआ है भाई, पर्शियन गल्फ स्टेट कौन कौन से हैं, आपका टेक्सास है, देन वहीं पर मिसिसिपी है, फिर वहीं पर न्यू ऑर्लियंस है, मिसिसिपी, अल्बामा है, फिर वहीं पे आपको मिल जाएगा फ्लोरिडा। और क्लियर देखना चाहते हो इसको तो 2 पेज और आगे चलो आप लोग, ये देखो एटलस में स्पेशली यूएस के सारे राज्यों को यहां पे स्पेशल मैप में दिखाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला मैप। ठीक है स्पेशल एरियाज के हिसाब से दिखाया हुआ, मैंने पहले दिन क्लास में एक दिन मैपिंग की बात की थी ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। इसी में देखो दिया हुआ है टेक्सास है, लुसियाना भी है, याद रखना, अल्बामा है, मिसिसिपी है, ये सारे राज्य यहां से बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर, तो इस तरह से आप लोग इन पे काम करिए और क्लियरिटी रहनी चाहिए मिलते जुलते शब्दावलियों से। ठीक है ये कहीं पूछा हुआ है तो
मुझे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, आपसे शेयर कर रहा हूं। एक टीचर आए अभी, तो वो कहे जा रहे हैं कि सर ये गल्फ स्टेट जो है कौन कौन से हैं सर, इसमें पूछा हुआ कौन सा राज्य गल्फ स्टेट नहीं है, और उसमें बकायदा कुवैत भी भर रखा है। आंसर गलत दे रहा है, कुवैत और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा अरे भाई ये स्टेट है, स्टेट का मतलब राज्य, देश नहीं, वो गल्फ कंट्रीज होता है, यानी कि पर्शियन गल्फ के पास जो भी हो, ये स्टेट है। तो जरा गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास जाओ, उसके हिसाब से देखो। तो फिर देखे कि हाँ सर बात तो सही, देखिए मैं इसको नहीं जान रहा था, ज्योग्राफी के टीचर होने के बावजूद। मैंने कहा हो जाता है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें अनुभव से आती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। फिर एक क्वेश्चन और जरा लिखो, ये मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है आज, कुछ दिमाग में बन रहा होगा क्या पढ़ना है। लिखो, निम्नलिखित में से किस नगर में, निम्नलिखित में से किस नगर में सर्दियों के दिनों में सबसे लंबी रातें होंगी? सर्दियों के दिनों में सबसे लंबी रातें होंगी। बी स्टॉकहोम, सी बर्लिन, डी पेरिस। बताइए भाई क्या आंसर होगा? अब देखिए चल रही बम्बार्डिंग, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना, कहीं पे बी, कहीं पे सी, कहीं पे बी। अच्छा सी बी बी बी, चलिए भाई कोई बात नहीं। ऊपर वाला स्टॉकहोम, सर मेरा तो तुक्का है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप लोग, मैं तुक्का लगाने कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूं, कंसेप्ट अभी डिस्कस नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बच्चों कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कंसेप्ट पे आधारित है कि यदि आप कंसेप्ट को जानते हो और मैप को जानते हो तब इसको रिलेट कर पाओगे। आप कंसेप्ट कितना हो क्लियर हो, परंतु लोकेशन नहीं पता इन सब की, कहां पर है कौन, तो आप गलत कर दोगे। या फिर केवल और केवल लोकेशन जानते हो और कंसेप्ट नहीं जानते हो तो फंस जाओगे, क्योंकि कितने देशों का तुम मिनट रटोगे, कितने देर की रात होती, इतने देर की रात होती, नो पॉसिबल, संभव ही नहीं बेटा, संभव ही नहीं है कि आप इतना रट पाए। बट इफ यू हैव कंसेप्ट विद मैपिंग देन डेफिनेटली आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे, कहीं इशू ही नहीं। फिर इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन सेम है, यहां पे मैं भारत के लिए जोड़ रहा हूं। भारत के संदर्भ में यदि ये मैं कहूं कि निम्नलिखित में से किस नगर में सबसे लंबी सर्दियों की रात होगी? ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी प्रयागराज, डी नागपुर। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा?
ज्यादातर लोग ए लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। चलिए भाई, पंजाबी में एक गाना सुना होगा, तू घर आजा परदेसी, रात है लंबिया लंबिया, तू घर आजा परदेसी, सुना गाना? तो ये जो गाना है ये शो कर रहा है कि यस यहां की रातें बड़ी लंबी होती हैं। अब मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। सिंपल कंसेप्ट इज देयर कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के क्रम में सर्दियों के दिनों में रातें लंबी होती जाती हैं। याद रहेगा कंसेप्ट, ये डिस्कस होगा आगे, घबराना मत। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के क्रम में रातें, सर्दियों में रातें लंबी होती जाती हैं। ये सिंपल नियम है। तो अब इन नगरों में तुम लोग नगर देख रहे हो, इसका मतलब जो नगर सबसे उत्तर में होगा वही ध्रुव की ओर होगा। तो सबसे उत्तर में कौन है? यहां पर अमृतसर है, यहां पर स्टॉकहोम है, इन सब में यहां पर स्टॉकहोम है, इसलिए स्टॉकहोम में रातें लगभग बच्चों 18 घंटे की हो जाती। कैन यू इमेजिन? 18 घंटे की रात होती है, इतनी लंबी लंबी, क्योंकि इसका लैटिट्यूड ऊपर है। बिल्कुल बेटा भाई। तो इस तरह से मैपिंग जानना बहुत जरूरी। क्रिस्टल क्लियर है सर? यस सर, बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। तो जितना आप ध्रुवों की ओर जाओ, यानी कि मैप आप किए हुए हो, तो ये घंटा रखने की जरूरत नहीं है, आपने तुरंत निकाला भाई क्या बोलता है कि उत्तर में जो होगा वही, यानी कि ध्रुवों की ओर जो होगा वही। तो भाई सबसे उत्तर में स्टॉकहोम है। कोई और नगर भी हो सकता है, मान लो कोपेनहेगन हो, इसी में कोपेनहेगन हो। जरा एक आंसर और निकालो इसमें से, एक आंसर और निकालो भाई। कोपेनहेगन, बी मॉस्को, सी मुर्मांस्क, डी रोम। क्या आंसर होगा? हाँ बेटा, वही पृथ्वी अब नेक्स्ट पर झुकी हुई है ना, इस वजह से। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? बहुत से लोग सी लिख रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं बहुत तेज आंसर नहीं आ रहा है। बी आ रहा है आंसर। स्नेहा लिखती हैं बी, मीना लिखते हैं, मानसी लिखती हैं बी, मिथिलेश ए। इसका आंसर बेटा होगा आपका सी, मुर्मांस्क। संकल्प लिखता है मे बी सी। तुम बहुत ज्यादा मे भी लिखते हो बेटा, एकदम क्लियर आकर हाँ या ना। ये मे बी में काम नहीं चलता है यूपीएससी में। ऑफिसर मे बी नहीं होता, ऑफिसर हमेशा क्लियर होता है। यस, सी होगा, रसिया का नदन मोस्ट नगर है। बिल्कुल बेटा, ये रसिया का नदन मोस्ट सिटी है, सो इसका आंसर सी होगा। सबसे उत्तर में है ये, आर्कटिक रीजन में है, नियर अबाउट 67 डिग्री नॉर्थ में। इसका जगह जगह रेफरेंस आएगा, पढ़ोगे आप लोग। तो यहां पर बहुत सिंपल भाषा में इस चीज को माइंड में बिठाओ कि मैपिंग बहुत जरूरी है। मैपिंग करने से भूगोल की इमेजिनेशन आती है ना। इसीलिए भूगोल एक मात्र ऐसा विषय है जिसमें आप देखते हो कि आपको कुछ खास तरह के करैक्टर दिखाई देंगे, एटलस दिखाई देगा। बाकी और किसी सब्जेक्ट में एटलस नहीं होता है, क्योंकि भूगोल की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया है
कि व्हेन वी यूज वर्ड वेयर ज्योग्राफी इज देयर। याद रहेगा? सर मैंने क्लासेस थोड़ा लेट ज्वाइन की है, इसीलिए मुझे बुक से। सर बेटा वो तो देखो, अब लेट आए हो तो भुगतो। सर यूपीएससी में साफ पेपर टफ बना रहा है, अब तो एकदम क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। एकदम बेटा, अभी नहीं, हमेशा पहले से। ऑफिसर बेटा सोचा करो, क्लियर माइंड थॉट, क्लियर थॉट का चाहिए, कंफ्यूज नहीं चाहिए। ऑफिसर मरेगा और मारेगा यदि कंफ्यूज ऑफिसर होगा तो यूपीएससी के प्रश्न एकदम जबरदस्त होते हैं, उनका थॉट ही अलग होता है बेटा। यहां पर तुक्का तभी चलता है जब कुछ बैकग्राउंड में होता है, हवा में तुक्का नहीं चलता है कि जय प्रभु का, जय प्रभु की, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। सुने होगे कभी कभी कि लेके ऊपर वाले का नाम मैंने मार दिया, ऐसा नहीं होता। चलो खैर इधर आओ। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, दुनिया में थोड़ा घुमाता हूं। आओ बच्चों, यहां पे जब हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड में जाऊं। पृथ्वी का टोटल एरिया कितना है भाई? याद करिए आप लोग, 510 मिलियन। इस 510 मिलियन में से 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका है भाई? तो स्थल खंड का है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। और ये जो स्थल मंडल है, यह स्थल मंडल अनेक महाद्वीपों द्वीपों में विभाजित है। बहुत सारे महाद्वीप हैं, जैसे आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा जो दूसरा है, फिर आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया साह मिलेंगे, ये कुछ आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें एक साहब जी बड़े एक्सेप्शनल हैं। कौन भैया? तो अंटार्कटिका भैया ऐसे हैं कि है तो बहुत बड़े, पर कुछ दिमाग सही नहीं है, कुछ काम वाम के है नहीं, तो भाई इनको जरा हटा दो, हम लोग इन पर चर्चा ही क्या करें। मतलब भाई कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे मानव नहीं पाया जाता है, जिसपे मानव नहीं पाया जाता। तो नहीं पाया जाता तो क्या उसकी चर्चा करें? आगे बढ़ो। तो कहां कहां मानव मिलता है भाई? तो आप कह सकते हैं एशिया में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी को हमें पढ़ना जरूरी है। जब इन सभी को पढ़ते हैं, जब इन सभी को आप लोग पढ़ते हैं, तो अब आप कहेंगे सर हमें पढ़ना क्या क्या होगा? बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी महाद्वीप पर दो तरह के फीचर्स दिखाई देंगे। जैसे जब किसी भी महाद्वीप में जाओगे तो दो तरह के फीचर्स आपको दिखाई देंगे। एक फीचर होगा आपका भौतिक, एक फीचर होगा आपका भौतिक। याद करिए, भौतिक का मतलब मैंने क्या बताया था? फिजिकल का मीन्स दोज थिंग्स विच क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, और दूसरा है आपका सांस्कृतिक या राजनीतिक, या सबसे बढ़िया वर्ड, ब्रॉडर वर्ड यूज कर लो, सांस्कृतिक, है ना। सांस्कृतिक का मतलब क्या है? मानव निर्मित। संस्कृति का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। ठीक है, इसलिए देखो वहां पे क्या हम लोग बोल रहे हैं? मानव भूगोल बोल रहे हैं। तो पृथ्वी पर दो कंडीशन दिखाई देती है ना,
कि कुछ चीजें जो प्रकृति ने बनाई हैं, कुछ चीजें जो मानव ने बनाई हैं। तो भाई जो मानव ने बनाई हैं उनको भी पढ़ना होगा और जो प्रकृति ने बनाया उन्हें भी पढ़ना होगा। अब जरा सोचो प्रकृति ने क्या क्या बनाया भाई। तो बच्चे कहेंगे अरे सर आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, पर्वत बनाए हैं, पठार बनाए हैं, मैदान बनाए हैं, मरुस्थल बनाए हैं, और बच्चों यहीं कहीं तो मानव रहता है या कहीं अलग रहता है। आखिर सब स्थल खंड के भाग है ना, परंतु इनकी आकृतियां अलग अलग हैं और ये जो आकृतियां अलग अलग हैं इन्हीं का उसी अनुसार मानव पर प्रभाव देखा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली अलग होगी, उनके शरीर की बनावट अलग होगी, तो वहीं पठारी भागों के लोगों की जीवन शैली अलग होगी, शरीर की बनावट अलग होगी, और वहीं पर मैदानी भाग के लोगों यानी निम्न भूभाग के लोगों की शरीर अलग अलग तरह की होगी, बनावट अलग होगी, दिमाग अलग होगा, अलग अलग बातें होंगी। पता आप लोगों को? इसी पर इस बार 2020 में मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, पर्वतों के महत्व को जोड़कर प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, उच्चावच पढ़ेंगे। इन्हीं को बच्चों बड़ी सामान्य भाषा में उच्चावच बोल दिया जाता है। एक और वर्ड आप लोग सीख लो आज, उच्चावच, रिलीफ, उच्च धन आवच। उच्च धन आवच मतलब ऊंचा, आवच मतलब नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। तो पर्वत क्या है बच्चों? ऊंचा। मैदान क्या है? नीचा। घाटी क्या है? नीची। पठार क्या है? ऊंचा। यही सब हो गया ना। तो इसके लिए संयुक्त वर्ड क्या है? उच्चावच। तो जब मैं कहूं कि हाँ चलो बच्चों जरा उच्चावच देख लेते हैं, तो अब याद रहेगा ना कि क्या क्या पढ़ना में? पर्वत, पठार, मैदान, ये सब देखना। फिर बच्चों क्या सिर्फ प्रकृति ने यही बनाया है? नहीं, प्रकृति ने कहा भाई हमने तो भर भर के बनाया है। क्या? तो नदियां, झीलें बनाई है कि नहीं? नदियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं, नदियों पे खूब सारे आप लोग गाने सुनोगे, मूवी देखोगे, बहुत सारी। नदिया के पार एक मूवी ही है ना? नदिया के पार मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी है। अदरवाइज बहुत सारी दूसरे गाने मिलेंगे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, सुना होगा, कितना जबरदस्त गाना है। इट मीन्स रिवर हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ। यस डेफिनेटली, नो एनी डाउट। तो यहां पर आप झीलें, नदियां, ये सब प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है भाई पक्ष? सांस्कृतिक पक्ष। किसी भी महाद्वीप, किसी भी स्थलखंड, चाहे वो पर्वतीय हो, पठारी हो या मैदानी, व्हाटएवर, उस पर मानव के द्वारा निर्मित चीजें भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे सबसे पहले क्या दिखाई देगा? मानव ने क्या बनाया भाई? देश बनाया, सीमाएं खींच ली, भाई मेरा एरिया, दिस इज माय। देश होंगे बच्चों, नगर होंगे, है ना? नगर होंगे, बंदरगाह होगा, हवाई अड्डा होगा, बोलिए ये सब होंगे कि नहीं? तो ये सब क्या है? मानव निर्मित। फिर इसके साथ साथ गतिविधियां कुछ करेगा क्या भाई? कृषि करेगा, खनन करेगा, कुछ मत्स्यन करेगा। बोलो, ये सब मानवीय गतिविधियां होंगी, मानव द्वारा किया जा रहा है। तो इन सभी को हम अपने मैप में पढ़ेंगे, याद रहेगा। ये देखो कोई लिख रहा है चांद के पार चलो,
बिल्कुल बेटा, चार चांद के पार चलो, नदी के उस पार चलो, कैसे गाना है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर कुल मिला के ये है, ये बात आप लोग ध्यान रखो कि जब भी हमें कोई कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं तो इन सभी फीचर्स को हमें पढ़ना है। कौन कौन से दो बड़े ग्रुप होंगे, एक तो फिजिकल और दूसरा आपका कल्चरल, यानी कि भौतिक और मानवीय। और भौतिक में क्या क्या है भाई, पर्वत पठार ये वो उच्चावच कह सकते हो, अपवातंत्र कह सकते हो, और यहां पर नगर वगैरह बंदरगाह देश वगैरह पढ़ेंगे। अब देश पढ़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है भाई, देश होंगे तो देशों के साथ झगड़े भी होते हैं, पड़ोसी होंगे झगड़ा भी होगा। तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछता, इजराइल से लगे हुए राष्ट्रों की सीमाएं बताइए, निम्नलिखित देशों के समूह में से किन की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, या निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इस देश से नहीं लगती है। क्वेश्चन आया हुआ आपके। फिर कई बार पूछ देता है कि मान ले निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता। इस समय विवाद आप सुन रहे हैं, चल रहा है यूक्रेन का, काला सागर का, रशिया का, क्रीमिया का सुन रहे होगे, वो अभी एक ब्रिज उड़ा दिया उसका नाम सुन रहे होगे, चर्चा में है ना। और यदि चर्चा में है बच्चों, तो मान लो पूछ दिया जाए कि काला सागर से इस समय कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, है ना, तो आप देखिए भाई कौन कौन से बनाते। तो ये सब चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे अपने इस मैप में। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना मेरे माइंड में कि क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह से हर कॉन्टिनेंट के बारे में, नॉट ओनली आई एम सेइंग अबाउट एशिया, दिस करेक्टर विल अप्लाई फॉर द एवरी कॉन्टिनेंट। यही हम कुछ यहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, जहां जहां मानव होगा उसके कुछ ऐसे काम धाम होंगे, उन सभी को देखेंगे। ये माइंड में आपके चलना चाहिए। चलिए अब जरा इसी से हम लोग अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं। जब कारवां बच्चों आगे बढ़ा रहे होते हैं तो इसी क्रम में आज आप लोगों को मैं घुमाने लेके चलता हूं। एशिया तो बहुत बड़ा, उसको बाद में कभी घुमाऊंगा। एक ठीक ठाक कॉन्टिनेंट साइजेबल है, वह आपका है दक्षिण अमेरिका। चलो, बड़ा सुंदर कॉन्टिनेंट है भाई। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका बड़ा सुंदर कॉन्टिनेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इसी से आती है। पता आप लोगों को, शायद जानते होंगे बच्चे, आप जैसे युवा काफी जानते हैं। दुनिया के ज्यादातर जो 90% मॉडल्स हैं, 70-80% मॉडल्स आइदर मेल और फीमेल, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस रीजन। हॉलीवुड में ज्यादातर जो डोमिनेंसी दिखाई देती है, मोस्ट ऑफ आर फ्रॉम साउथ अमेरिका। मीन्स दिस कॉन्टिनेंट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस और बहुत सारे चीजें हैं। और बच्चों आप अपनी जब 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये कॉन्टिनेंट सबसे पहले दिया हुआ। 6 की एनसीईआरटी जिनके पास ओल्ड वाली है, ओल्ड पढ़ लो तो उसमें दिया हुआ। जिनके पास नई है, नई वाली में तो नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, परंतु इसको पढ़ना जरूरी है, तो उसे देख लो, यहां से समझ लो, तो मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा 6 की एनसीईआरटी जो 9वीं वाली 6ठी वाली है उसी को बेस बनाते हुए मैं अपनी एक क्लास शुरू कर रहा हूं। और इसके लिए आपके पास एटलस इस समय होना जरूरी है। ठीक है, एटलस होगा तो आप बेहतर समझ पाओगे, अदरवाइज फिर गैप फील होगा। बाकी आपकी मर्जी। नहीं एटलस अभी तक आया, हालांकि आज छठी क्लास है, 4-5 दिन में आ जाना चाहिए था, हो सकता है आ गई हो, और नहीं आया तो भाई मैं कह नहीं सकता हूं, मैं तो जैसे भी है पढ़ाऊंगा ही। श्वेता सिक्का कौन लिखता है कि सर क्यों यहाँ के लोग ऐसा, भाई तो चर्चा होगी, क्यों घबरा रहे। आओ हम लोग साउथ अमेरिका को देखते हैं। ये देखो मैप बनाते रहो, मैप बनाते रहो।
मैप बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका की जब बात होती है बच्चों, तो साउथ अमेरिका दुनिया का, ये नोट करते रहना आप लोग उसी टाइम जो मैं बताता रहूंगा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, याद रहेगा, ये जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में। कैसे भाई? तो अपने मैप में तुम लोग देखो, यहीं से 0 डिग्री लाइन गुजर रही होगी बच्चों, देख लो, यहीं से 0 डिग्री लाइन गुजर रही होगी। यानी कि कह सकते हो 1/3 भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंड 2/3 भाग साउथ हेमिस्फीयर में स्थित। ये इसकी खास बात। इसका एक्सट्रीमली जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये देखो यहीं पर जो एक प्रायद्वीप है, वो एक जो स्थल संधि है, आप लोगों को याद हो कौन सी? पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। यह पनामा स्थल संधि से बच्चों उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्थल संधि की परिभाषा मैंने बताया था आप लोगों को, नोट कर लो। यह पनामा स्थल संधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? दूसरी बात बच्चों, अब यहीं पर दूसरी बात आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यहीं पर यह भी समझ में आएगी कि यह महाद्वीप पक्षियों वाला महाद्वीप, पक्षियों वाला महाद्वीप कहलाता है। याद रहेगा बच्चों, पक्षियों वाला महाद्वीप भी कहलाता है। ये इसकी बड़ी खास बात है भाई। पक्षियों वाला महाद्वीप कहलाता है। अब आप कहेंगे अरे सर ये कौन सी बात है, पक्षियों वाला महाद्वीप कैसे हो गया, हमें कैसे मानना है? तो अरे भाई मानना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? प्रमोद सर बोल रहे हैं, ये तो मान लो। और प्रमोद सर वैसे ही नहीं बोल रहे हैं। क्यों भाई? तो 350 प्रकार के, विविध प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। 350, 1350 बहुत होता है यार। आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है 1350 से अधिक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। और बच्चों 2-4 तो यूनिक बातें इसकी मैं बता दूं, और सब चीजों के जाने से पहले, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता, पढ़ोगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में जब मैं कभी पढ़ाऊंगा, तो दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है बच्चों। और देश की बात करोगे तो यहीं पाई जाती है, वो देश भी यहीं है। कौन है? ब्राजील।
दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, बाप रे, कौन सी भाई? अमेजन। ये भी यहीं मिलती है। कितनी कितनी बताऊं मैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी यहीं पर मिलती है, एंडी। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां मिलता है? यहीं, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो कहां मिलता है? यहीं मिलता है। कहां पे भाई? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दुनिया में सबसे अधिक कॉफी कहां पैदा होती है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पैदा होती है। दुनिया में सबसे अधिक तांबा कहां पैदा होता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पैदा होता। दुनिया में सबसे अधिक उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो यही बहुत सारी चीजें, वन बाय वन चर्चाएं इसकी होंगी। तो ये सब आपने पहली बात नोट कर लिया कि यह महाद्वीप जो है आपका इन अर्थों में यूनिक है, और भी बहुत सारी यूनिक बातें चर्चाएं होंगी। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले आपको पढ़ना होता उच्चावच। जब भी किसी महाद्वीप को पढ़ने जाओ तो सबसे पहले उच्चावच पढ़ो, क्योंकि उच्चावच से ही अपवाह तंत्र निर्धारित होता है। उच्चावच से आपकी जैविकता निर्धारित होती है, उच्चावच से वर्षा निर्धारित होती है, बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। आप लोग यही सिस्टमेटिक काम नहीं करते हो, इसीलिए भूगोल में प्रॉब्लम होती है और रात को रटते हो, सुबह को साफा हो जाता है। सर ये सबसे बड़ी नदी है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में ही होता है बेटा। लंबाई अलग कंटेक्स्ट हो जाता है, वर्ड ही अलग है। चलो यहां पे देखो, सबसे पहले उच्चावच हम देखते हैं। आप लोग अपने एटलस में पेज नंबर 88 पे चले जाओ। पेज नंबर 88 पे जाओ बच्चों। ये देखो आ गया आपका साउथ अमेरिका। ये आपका साउथ अमेरिका। राधा बेटा पता नहीं क्या बोला था, परेशान मत हो, फिर सब लिखवा दिया जाएगा। ये देखो इधर फिजिकल होगा, दिस इज पॉलिटिकल मैप, यानी कंट्रीज वगैरह होंगे। फिजिकल मैप जब आप लोग देख रहे हो तो उसमें देखो कहीं हरियाली दिखाई दे रही है, कहीं डार्क कलर दिखाई दे रहा है। जैसे देखो ये वेस्टर्न साइड में डार्क कलर दिखाई दे रहा है, ये देखो। और यहां पे ध्यान से देखो तो लिखा हुआ होगा एंडीज द कोर्डिलेरा। देखो क्या लिखा है? एंडीज द कोर्डिलेरा, यानी कि ठीक है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है बच्चों। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी। और ये आप लोग जब देख रहे हैं तो इसमें खास बात लिखा हुआ होगा एंडीज द कोर्डिलेरा, या सिंपल वर्ड एंडीज। लिख लो जरा एंडीज की क्या खास बात है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हल्का सा जुकाम अभी भी है बच्चों। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ब्रैकेट में लिख लो 7800 किलोमीटर। इसे एंडीज द कोर्डिलेरा, एंडीज द कोर्डिलेरा भी कहा जाता है। एंडीज द कोर्डिलेरा भी कहा जाता है, कहा जाता है। पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी यहां पर देखो होगी अपने एटलस में। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए भाई।
अकांका गुआ, जो कहां पे है? अर्जेंटीना में। मिल गई सबको? मिल गई सबको भाई? हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई चोटी, कोई रेंज पढ़ो, पर्वत श्रृंखला पढ़ो, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी चोटी जरूर पढ़ना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट क्या है जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रश्न में मैचिंग कराते हुए पूछ दिया जाएगा। तो एक माइंड में आप कहना चाहिए, बोलिए सभी लोग, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बोलिए एकदम मन से, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। बोलिए, याद रहेगी। चलो भाई, एंडीज की लंबाई कितनी बेटा? एंडीज की लंबाई बोला था 7800, 7800 किलोमीटर, माउंट अकांकागुआ। सर रॉकी पर्वत सबसे ऊंचा है। अरे रॉकी पर्वत तुम्हें क्या लेना देना? मैं बोल रहा हूं एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, और तुम रॉकी में घूम रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो। वो नॉर्थ अमेरिका में है, यहां पर रहो ना। तो आप कह सकते हैं इसकी ऊंचाई 6960 किलोमीटर। कितनी है भाई? 6960 किलोमीटर। कहीं 64 भी लिखा होगा, कहीं 63 भी लिखा होगा, ये डाटा में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आए। तो इस तरह से इसकी चोटी को आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा देखो कि इसमें बहुत सारी चोटियां हैं। ये देखो, यहीं पर आप लोग देखो, एक चोटी दिखाई देगी आप लोगों को, कोटोपैक्सी। मिली कि नहीं बच्चों? कोटोपैक्सी। यहीं पर देखो आपको होगी चिम्बेराजो। दोनों मिल गई? ये सब पूछी जाती हैं, कोटोपैक्सी एंड चिम्बेराजो। तो नोट कर लो, कोटोपैक्सी दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए भाई, इसके बाद दो एक शब्दावलियां यहीं पर क्लियर कर दूं आप लोगों को। मैंने अभी बोला था एंडीज द कोर्डिलेरा, या कई बार आता है द कोर्डिलेरा एंडीज। तो कोर्डिलेरा क्या है, थोड़ा सा आप लोग देखें भाई। एनसीईआरटी में ये शब्दावली का प्रयोग हुआ है और जगह जगह प्रयोग होता है। कोई क्या आप लोगों में बता सकता है कि ये कोर्डिलेरा क्या है? सर मैंने हवाईयन मोना किया था। फिर वही बात, फालतू में घूम रहा है रोशन। अरे हवाईयन द्वीप नॉर्थ अमेरिका में है यार, तुम साउथ अमेरिका में पढ़ रहे हो। कहां पढ़ रहे हो बेटा? हाँ, साउथ अमेरिका में रहो। ऐसे दुनिया में घूमोगे तो घूमते रहोगे बेटा, पता नहीं क्या क्या मिलेंगे। कंपेरेटिव स्टडी तब करोगे ना जब घूम लोगे सब जगह पे। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तो मैंने ये थोड़ा ना बोला दुनिया की सबसे ऊंची, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची। मैं तो सीधा बोला हूं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। खत्म बात हो गई। क्यों सर? वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो था वो। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी में आप देखोगे आपको मिलेगी कोटोपैक्सी, ठीक है। हवाईयन द्वीप बेटा इस पर नहीं है, और वो कहानी उसकी दूसरे तरह की है बेटा, है ना। हवाईयन एबव सी लेवल मात्र 4200 मीटर है। इसकी हाइट देखो कितनी है, ठीक है। तो ध्यान रखा करो बेटा। कोटोपैक्सी क्या बोलते सर? कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी, ठीक है। चलो खैर, तो इस तरह से
आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए भाई कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब इसी में जाओ वर्ड डिफाइन कर लो, लिखो कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा का सामान्य अर्थ है, कोर्डिलेरा का सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ है पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह। सामान्य अर्थ है पर्वतों का समूह जो विभिन्न काल में, जो विभिन्न काल में एवं विभिन्न प्रकार के बलों से बने होते हैं। विभिन्न काल में विभिन्न प्रकार के बलों से बने होते हैं। बने होते हैं, वर्ड पे ध्यान देना। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, पर्वतों के समूह ये भी, परंतु क्या है भाई, अलग अलग टाइम के बने हुए हैं। कोई 15 करोड़ साल पुराना, कोई 10 करोड़ साल पुराना, कोई 5 करोड़ साल पुराना, और अलग अलग बलों से बने हुए हैं। कोई वलन से बना है, कोई भ्रंशन से बना है, कोई ज्वालामुखी से बना है। तो जब अलग अलग बलों के एप्लीकेशन से बनते हैं, दैट ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज कोर्डिलेरा। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट तुम लोग हिमालय को कभी देखो, हिमालय भी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, परंतु कभी आप लोगों ने यहां के लिए कोर्डिलेरा वर्ड नहीं सुना होगा कि हिमालयन कोर्डिलेरा। होता तो जरूर आप लोग सुनते। क्यों भाई? क्योंकि हिमालय एक ही समय का बना हुआ है और एक प्रकार के बलों से बना हुआ, वो है वलन। तो वर्ड क्लियर रहेगा सबको? वर्ड क्लियर रहेगा क्या भाई? कि पर्वतों का समूह जो विभिन्न काल में विभिन्न प्रकार से बने हुए। अब जरा यहीं पे देखो, पीछे पढ़ाया गया था एक इंटरेस्टिंग बात, वो सामने आ गई। देखो यहां पर अपने एटलस में जाओ तो यहीं पर देखो लिखा होगा ओरिएंटल कोर्डिलेरा, मिडिल कोर्डिलेरा एंड ऑक्सीडेंटल कोर्डिलेरा। याद करो, ये देखिए ये तीन है यहां पर। बीच वाला जो है मिडिल हो गया, और एकदम जो वेस्ट में है वो क्या हो गया? ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्ट। फिर ओरिएंटल देखो एकदम पूरब में है, तो ये हो गया ओरिएंटल कोर्डिलेरा, एंड बीच में है आपका मिडिल कोर्डिलेरा। तो इस तरह से एंडीज को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। एंडीज यहां पर सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद इस तरह की कोई दूसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला पूरे साउथ अमेरिका में नहीं पाई जाती। अब पर्वत श्रृंखला के बाद जरा हम पठार वगैरह देख लें भाई। तो जब हम पठार के बारे में बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में कई सारे पठार मिलते हैं। उसी में देखो आपको यहां पर मिल रहा होगा, इस एरिया में देखो बोलिवियन पठार। देखो बच्चों यहां पर मिल रहा होगा, यहां पे देखो लिखा होगा बोलिवियन पठार, या एक नया मैप बना देता हूं मैं बच्चों। तो इस एरिया में देखो लिखा हुआ होगा बोलिवियन पठार। बोलिवियन पठार, ठीक है। बोलिवियन पठार एक बहुत ऊंचा पठार है। लिखो बोलिवियन पठार। बोलिवियन पठार जो बोलिविया में स्थित है, जो बोलिविया में स्थित है, हेलो हेलो हेलो, क्लास चल रही है।
बोलिवियन पठार जो बोलिविया में स्थित है, यह अल्टीप्लेनो के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह अल्टीप्लेनो नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी पठार पर दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी, इसी पठार पर दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी ब्रैकेट में लिख लो बोलिविया। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी ब्रैकेट में बोलिविया की राजधानी, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी लापाज, देखो यहीं पर होगा लापाज स्थित है। लापाज स्थित है। यह टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहीं पर देखो एक पठार होगा ब्राजील में बच्चों, देखो माटो ग्रासो, लिखो माटो ग्रासो पठार ब्राजील में स्थित है। माटो ग्रासो पठार ब्राजील में स्थित है और यह दुनिया का और यह मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो अंकित साहब सब दिमाग लगाए हुए। इक्वेडोर बेटा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। समझ गए अंकित? इक्वेडोर दुनिया की दूसरी है और लापाज पहली है। ठीक है, परेशान मत हो। इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो जो है। तनु बोल रही है ऑक्सीडेंटल मीनिंग। बेटा तनु पढ़ा करो क्लास ध्यान से, मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता, ध्यान रखना। ये जो बच्चे क्लास नहीं पढ़ते हैं तो मैं फिर छोड़ता नहीं उन्हें, ये ध्यान रखना क्लास में। समझे तन्नू? इसका मतलब पिछली क्लास में नहीं थी तुम। और तन्नू तुम, मेरे नाम याद आ रहा है, तुम क्लास में कंटिन्यूअस रह रही बेटा। चलो पढ़ो उसमें पीछे क्लास में जाके। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मैंगनीज यहां पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? चलो भाई, इसके बाद एक यहां पर बच्चों देखो पठार मिलेगा, लिखा होगा ब्राजीलियन हाईलैंड। देखो अपने मैप में ब्राजीलियन हाईलैंड। यहीं पर बच्चों थोड़ा सा मैं कुछ टर्म क्लियर कर दूं, क्लियर रहना चाहिए। अब फिर कोई बाद में ना पूछे, तन्नू फिर पूछे कि सर ये क्या होता है। ठीक है, पठार की इंग्लिश क्या होती है भाई? सभी कहेंगे अरे सर बचपन से रटते रटते बड़े हो गए, हम इतने बड़े बड़े प्लेटू हो गए, है ना। पठार की इंग्लिश क्या है? प्लेटू। पठार बच्चों होता कैसा है? पठार मतलब एक ऊंचा भूखंड। ये देखो, ये सब शब्दावलियां जानो, लिख लो, पठार की परिभाषा लिख लो। 300 मीटर से एक ऊंचा भूखंड,
300 मीटर से ऊपर एक ऊंचा भूखंड जिसका ऊपरी भाग समतल होता है, जिसका ऊपरी भाग समतल होता है, ऊपरी भाग समतल होता है, पठार कहलाता है। पठार कहलाता है। ठीक है, देखो यहां पे डायग्राम बना लो, यहां पे कहलाता है। अब पठार को इंग्लिश में ध्यान रखना, अब ऊंचा है तो इसे क्या बोला जाता है? हाईलैंड। कहीं कहीं उच्च भूमि भी लिखा होगा। ठीक है, इसका आकार तुम्हारे घर में पाए जाने वाले टेबल जैसा दिखाई दे रहा है, तो दिस ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। आगे पढ़ोगे बार बार आएगा। अभी आप केवल एक शब्द जानते थे, प्लेटू, एक्स प्लेटू, वाई प्लेटू, जेड प्लेटू। ये अलग अलग जगहों पर वर्ड प्रयोग होंगे, तो उस समय कोई बच्चा बोले कि सर टेबल लैंड क्या होता है, तो तन्नू यदि पूछ गई तो बड़ी पिटाई होगी तन्नू की। एक मैं स्पेशली जादूगर वाला डंडा लेके आया हूं, और जो प्रश्न पूछेगा यहीं से मारूंगा, जैसे सटाक टीवी में जाते हुए उसके सर पर लगेगा खटाक। तो तन्नू आज से सजग रहना बेटा, ध्यान रखना। तो यहां पर कितने वर्ड सामने आपके आ गए? प्लेटू, हाईलैंड, टेबल लैंड। क्लियर? चलो भाई, तन्नू कह रही सर अब बता ही दीजिए, कुछ और भी आपके खजाने में हो तो। बिल्कुल मैं बेटा, भी बहुत खजाना भरा हुआ है। इसे मैसिफ भी बोला जाता है। किस लैंग्वेज में? फ्रेंच में। फ्रेंच में मैसिफ भी बोलते हैं, और इसको मेसेटा भी बोला जाता है। किस लैंग्वेज में? स्पेनिश में। अब तनु कहेगी सर हमें क्या मतलब स्पेनिश और क्या बोलते हैं फ्रेंच से, हम कौन सा फ्रेंच पढ़ने जा रहे हैं? अरे बेटा तुम जानती हो कि अंग्रेजी वाले बड़े चालाक होते हैं। इंग्लिशमैन दुनिया में जितने भी वर्ड पॉपुलर होते हैं तुरंत अपने यहाँ खींच लाते हैं। कहते हाँ भाई बिल्कुल हमारे यहाँ भी मिलता है, हमारे यहाँ भी है, एकदम सटीक यही बात है भाई। तुरंत जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 200-250 हिंदी के शब्द, तमिल के शब्द, बंगाली शब्द, पंजाबी शब्द किसमें चले गए? इंग्लिश में। गुजराती शब्द अब पता, नमस्ते भी चला गया, केम छो भी चला गया। ऐसे बड़े सारे शब्द इंग्लिश मैन उठाते रहते हैं। अभी रोटी भी चली गई, चपाती भी, रोटी एंड चपाती अब इंग्लिश वर्ड है ये। यानी कि फ्यूचर में पता चला कि सुशील का लड़का होगा, बोलेगा पापा गिव मी चपाती, आई वांट 2 चपाती, तो उस समय चपाती स्टाइल में हो जाएगी। ठीक है, बाकी चपाती तो अपने यहाँ का पंजाबी वर्ड है, हिंदी वर्ड है, और रोटी भी। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी भाषा के शब्द हैं परंतु इंग्लिश में उठा लिए गए हैं। तो जब इंग्लिश के तुम एटलस पढ़ते हो तो उसमें जगह जगह ये वर्ड प्रयोग होते हैं। चूंकि ये वर्ड आम डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं तो बच्चा अपना सर खुजाता है, बाप रे ये कहाँ से आ गया, ये है क्या। तो फिर वहीं पर प्रमोद शर्मा के शरण में आता है और कहता है कि सर बताइए, तो प्रमोद शर्मा पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं ये कि सर हाईलैंड शब्द हिल और माउंटेन के लिए भी यूज करते हैं बेटा, बट मेनली ये प्लेटू के लिए यूज होता है। ठीक है, हाईलैंड तो कोई भी हो सकता है परंतु प्लेन के संदर्भ में ये अपोजिट वर्ड यूज होता है। प्लेन मतलब लो लैंड। प्लेन मतलब क्या होता है? लो लैंड, जिसकी नीची ऊंचाई हो बट फ्लैट हो, समतल हो,
तो उसी का अपोजिट वर्ड क्या है? हाईलैंड। तो जरा लो लैंड का करेक्टर उल्टा देखो क्या होगा? एलिवेटेड होगा परंतु फ्लैट ऑन द टॉप। फ्लैट ऑन द टॉप। इफ फ्लैट ऑन द टॉप तो क्या है? प्लेटू। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को, ये शब्दावलियां समझिए आप लोग। बोलीविया, प्लेटू, पॉइंट क्या बोले बेटा? बोलीवियन पॉइंट क्या तो नहीं बोला था ऐसा कुछ। हाईलैंड वर्सेस प्लेटू। अरे सब शब्द एक ही शब्द है यार, तुम लोग कंफ्यूज रहते हो। बता रहा हूं ना कि सब प्लेटू के मीनिंग है। प्लेटू की जगह क्या बोल सकते हो? हाईलैंड। क्या बोल सकते हो? टेबल लैंड। क्या बोल सकते हो? मैसिफ। क्या बोल सकते हो? मसेटा। क्योंकि इंग्लिश के एटलस में अलग अलग भाषाओं से शब्द आए हैं, तो अलग अलग रीजन में तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे। अब पढ़ने को मिलेंगे तो बच्चा सर खुजाता है, बाप रे इसका मीनिंग क्या है। और मीनिंग बेटा आम डिक्शनरी में नहीं मिलती हो, मोटी वाली डिक्शनरी जब लेके आओगे ना उसमें मिलती है। आप लोगों के पास वो पतली वाली होती है। चलो इधर आओ। तो यहां पर आपका हो गया ब्राजीलियन हाईलैंड। लिखो ब्राजीलियन हाईलैंड ब्राजील में फैला। ब्राजील में फैला एक पठारी क्षेत्र है। एक पठारी क्षेत्र है। इसे ब्राजील का खनिज भंडार, इसे ब्राजील का खनिज भंडार कहा जाता है। इसे ब्राजील का खनिज भंडार कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसी में ब्राजील की प्रसिद्ध खान, इसी में ब्राजील की प्रसिद्ध खान मिनास गेराइस, प्रसिद्ध खान मिनास गेराइस स्थित है। कराजस, इटाबीरा, कराजस, इटाबीरा, इटाबीरा इसकी प्रसिद्ध लोहे की खाने हैं। ये पूछा जाता है कई बार, एक तरफ खान होगी एक तरफ उस पर निकलने वाली धातु होगी, तो माइंड में रहना, आप लोग कल क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए भाई अब आप लोग देखो कितना बड़ा वर्ड यूज हो रहा है। इसे ब्राजील का खनिज भंडार यानी कि या ट्रेजर हाउस, यानी कि बहुत सारे खनिज यहां पे मिलते हैं। बच्चों अपने एटलस में आप लोग इकोनॉमी वाले पेज पे जाओ। अब आप लोगों की परीक्षा शुरू होगी कि कितने लोग कुछ वर्ड याद है। इकोनॉमी बताया था, देखो एटलस में बताया था ना, ये वाला पेज इकोनॉमी का, ये देखो कृषि से संबंधित और खनन से संबंधित। ये देखो खनन से संबंधित है यहाँ पे, ये देखो ये जो खनन से संबंधित, देखो यहाँ पे कितना सारा खनिज पाया जा रहा है। देखो यहां पे देखो लिखा भी होगा, मिनास गेराइस खान के नाम से देखो लिखा भी है। मिल गया सबको? सबको मिला है कि नहीं? रिस्पॉन्ड करो फास्ट। ये देखो ब्राजील की मिनास गेराइस, मिनास मीन्स मैनी, गेराइस मीन्स मिनरल्स, द माइंस विच हैव मैनी मिनरल्स। ठीक है, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। एटलस
अभी लगता है सबके पास पहुंचा नहीं है, सभी लोग एटलस नहीं लेके आए, पर लेके आ जाओ तो अच्छा है बच्चों, मान जाया करो गुरुजी की बात। चलो भाई, अब जरा यहीं पे एक बात और, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड दुनिया में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। चलिए भाई, अब यानी कि ये कौन से देश में है भाई? ब्राजील में है। तो दुनिया में सबसे अधिक कॉफी कहां पैदा होती है बच्चों? ब्राजील में। आप लोग इकोनॉमी के फर्स्ट मैप में जाके देखो तो कॉफी का सिंबल जो यहां पे दिया हुआ है, ये देखो यहां पे खूब सारा दिख रहा है, दिख रहा होगा, जल्दी से देखो आप लोग। चलो भाई, आगे पॉइंट लिख लो। ब्राजील में, ब्राजील में कॉफी के, ब्राजील में कॉफी के इसी क्षेत्र में बड़े बड़े बागानों को, कॉफी के इसी क्षेत्र में स्थित बड़े बड़े बागानों को, बड़े बड़े बागानों को फजेंड्रा कहा जाता है। फजेंड्रा कहा जाता है। फजेंड्रा कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों, फजेंड्रा, फजेंड्रा कहा जाता है। जबकि कोलंबिया में स्थित, कोलंबिया में स्थित इन बागानों को, इन बागानों को फिनका, फिनका, फिनका कहा जाता है। फिनका कहा जाता है। ये दोनों याद रखना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड इज वेरी इंपोर्टेंट। देन फिर देखो यहीं पर गुआना हाईलैंड होगा। मिला कि नहीं? गुआना हाईलैंड, लिखो। वेनेजुएला और सूरीनाम में स्थित, वेनेजुएला और सूरीनाम में स्थित गुआना हाईलैंड एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। याद रहेगा बच्चों। चलिए भाई, तो ये तो हो गए आपके पर्वत पढ़ लिया हमने, पठार पढ़ लिया। अब जरा हम लोग जरा पढ़ लेते हैं मरुस्थल। ये भी यहां पे यूनिक बात है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के जब साउथ अमेरिका की बात करते हो, ये भी यूनिक फीचर है आपका। अगला मैप बना लो। जब मरुस्थल की बात करते हो तो यहां पर ये देखो,
आपको एक मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा अटाकामा भैया, लिखो अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः चिली में फैला हुआ है, चिली में फैला हुआ है और यह दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। सबसे सूखा, नोट गर्म, दुनिया का सबसे सूखा गर्म मरुस्थल है। यहीं पर स्थित नगर, यहीं पर स्थित नगर, ये देखो यहीं पर होगा अरीका, यहीं पर स्थित नगर अरीका दुनिया का सबसे सूखा सबसे सूखा मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहीं पर दुनिया में तांबे की सबसे बड़ी खान, दुनिया में तांबे की सबसे बड़ी खान चिक्विकमाटा, सबसे बड़ी खान चिक्विकमाटा स्थित है, स्थित है। समझ गए बच्चों? देखो कितने सारे फैक्ट्स निकल के आ गए। यह दुनिया का सबसे सूखा स्थान भी है। यहां बच्चों कई स्थलों पर, इस एरिया में, इस मरुस्थल में कई बार 10-10 सालों बाद, 15-15 सालों बाद, 20-20 सालों बाद बारिश होती है। और यहां पर कई ऐसे स्थान हैं जहां पर, मतलब छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पर हो सकता है 1000-2000 साल से, 500 साल से ड्रॉप भी नहीं पड़ी हो, इतनी स्थिति रहती है। इसका मतलब यह है, मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इस एरिया में बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाता होगा और बारिश के दर्शन नहीं कर पाता होगा और किसी दिन अचानक बारिश होती होगी तो चिल्लाता होगा, मम्मी भागो भागो, ऊपर से पानी गिर रहा है, मम्मी भागो। क्यों भाई? हो सकता है ऐसा? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां के लोग गाने वाने में बारिश वारिश का गाना नहीं गाते होंगे जैसे आप लोग गाना गाते हो कि रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, है ना? ये यहाँ पे नहीं गाते होंगे क्योंकि बारिश होती नहीं है। यानी कि जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वैसे वहां के गीत संगीत होते हैं, सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। चलिए खैर, तो इस तरह से यहां पे ये हो गया। फिर यहीं पे देखो एक और होगा, पैटागोनिया, पैटागोनिया लिखो। पैटागोनिया अर्जेंटीना में फैला, अर्जेंटीना में फैला दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है।
यह भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो समझ में आ रही बात या नहीं? ये सब फिजिकल एस्पेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरी वाली बुक जो है विश्व भूगोल मानचित्रावली, उसमें सब डिटेल दिया हुआ है, एक बार उसको आप लोग दोहरा लीजिए, ठीक है। चलिए देन फिर इसके बाद उच्चावच भी हो गया, क्या क्या हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। मैदान भी देख लेते हैं भाई। जब आप लोग अपना एटलस देखो बच्चों, फिजिकल मैप देख रहे होगे, तो आप लोगों को कुछ एक मैदानी भाग दिखाई दे रहा होगा। देखो लो लैंड एरिया दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये देखो ग्रीन ग्रीन सा एरिया दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे दिस ग्रीन लैंड एरिया, देखो ये देखो ग्रीनिश एरिया, जिसकी ऊंचाई देखो आप लोगों के मैप में कितनी है, 150 से 100 से 150, 150 से 300। यहां पे देखो इंडिकेटर दिया होगा, एटलस मैंने बताया था आप लोगों को कैसे देखना है। तो यहां पे देखो इंडिकेटर दिया है, इस इंडिकेटर से तुम आसानी से पहचान सकते हो। तो यहीं पे देखो एक क्षेत्र है पंपास, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए पंपास। पंपास, पंपास अर्जेंटीना में फैला, अर्जेंटीना में फैला एक शीतोष्णकटिबंधीय, अर्जेंटीना में फैला एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, घास का मैदान है। यह गाय पालन, यह गाय पालन और गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तुम लोग अपने मैप में इकोनॉमी मैप का फर्स्ट मैप देखो, ये देखो इकोनॉमी मैप का फर्स्ट मैप देखो, तो इसमें आपको देखो यहीं पे बीफ कैटल्स दिखाई दे रहा होगा, बीफ कैटल्स दिख रही होंगी, देखो यहां पर, ठीक है, डेयरी कैटल्स दिख रहे होंगे, गेहूं की खेती दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से ये मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो भाई, तो ये कुछ फेमस मैदान कह सकते हैं। आपने मैदान पढ़ लिया, आपने पर्वत पढ़ लिया, आपने पठार पढ़ लिया, ये सब चीजें हो गई। अब टाइम भी लगता कुछ हो ही गया भाई, टाइम भी कुछ हो रहा है, परंतु मैं थोड़ा सा, चूंकि क्लास लेट हुई है तो थोड़ा आप लोग डटे रहे मैदानी जंग में। नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, उसको मेकअप करना है ना, क्यों भाई, मेकअप करना है, क्लास में डटे रहे हम सभी लोग, बोलिए सभी हाथ उठाएं, क्लास में डटे रहे जल्दी से। हाँ अभी रिस्पॉन्स नहीं आया पूरा, इतना तेज रिस्पॉन्स आना चाहिए कि एकदम स्क्रीन हिल जाए, जैसे बाहुबली में देखते हो कि सारे ऐसा शोर मचाते कि स्क्रीन हिल जाती है, मतलब उसका सिंहासन भी हिल जाता है। गुड। तो इसके बाद मैंने कहा कि आप लोगों को पढ़ना होगा अपवाह तंत्र, है ना बच्चों। इसके बाद क्या पढ़ना है, अपवाह यानी उच्चावच तो हो गया, उच्चावच में कोई चीज बची है, नहीं बची है। पर्वत भी हो गया, पठार भी हो गया, मैदान भी हो गया। कोई बोल रहा है कि सर लेनोस का मैदान, लेनोस वगैरह चर्चा करूंगा अलग सेंस में। ये देखो बच्चों, ये देखो यहां पे, जब
हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो अपवाह का मतलब जानते हो आप लोग, पानी का बहाव, सिंपल। और पानी कैसे बहता है? नदियां से। पानी कैसे बहता है? नदियां से। नदी के द्वारा पानी बहता रहता है। अब जब यहां पे चलते हैं तो ये देखो एक नदी दिखाई देती है, ये देखो। अब बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि सर ये कौन सी नदी है भाई। आप लोग अपने उसमें देखो एटलस में, तो एक नदी दिखाई दे रही होगी। जी सर, कट एंड ड्रॉ बुक लेना जरूरी है। राधा कुमारी को अब समझ में आ रहा है। हाँ, बच्चे सब कुछ सोचते हैं ना कि गुरुजी वैसे ही बना रहे होंगे और गुरुजी ऐसी कह रहे हैं। देखो बेटा, भूगोल मैंने पहले ही बताया, मैं बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाता हूं और मैं ये बार बार बच्चों से कहता हूं कि आप जब इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा, इतना आपका जो प्रीशियस टाइम है, तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। महासागर के समीप फिर भी सूखी भूमि है, जबकि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी तो होती है, इसीलिए वहां का भूमि नॉर्मल होना चाहिए और नहीं तो सूखा में अटाकामा कोस्टल एरिया में आता नहीं क्या? देखो भाई, बालक कौन पूछ रहा है? ये बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि अटाकामा यहां पर डेजर्ट है, यहीं पे समुंदर है और समुंदर है उसके बावजूद भी यहां पे डेजर्ट है। बच्चे के प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले थोड़ा 2 लाइन बोल देता हूं और उसी पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि कभी धूप कभी छांव, ये तो कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। बोलिए भाई, क्यों बेटा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला कि नहीं? कभी धूप कभी छांव, ये तो कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। बोलो भाई। माया सेन कहती है हाँ सर, समझ में आ गया, आ गया, बड़ी देर बाद समझ में आया बेटा। यही तो प्रकृति की खासियत होती है ना बेटा, कि प्रकृति कई बार होठों तक पानी ले जाके आपको प्यासा रख देती है। ऐसे कैसे भाई? तो क्या ये तो पानी खारा है? नहीं, ये भी हो सकता है। तो बालक कह रहा कंडीशन ऑफ लैंड होगा। नहीं बेटा, पढ़ोगे आगे, इस पर मेंस में क्वेश्चन भी आया है। क्यों घबरा रहे हो कि क्यों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में सभी मरुस्थल, गर्म मरुस्थल स्थित है ना? देखो कोई बालक कह रहा कोल्ड डेजर्ट के, कोल्ड ठंडी जलधारा के कारण। बिल्कुल बेटा, ड्यू टू पेरुवियन कोल्ड करंट। बिल्कुल एकदम तन्नू, तन्नू को इतना पता है और तन्नू पता चल रहा कि क्लास में ऐसे प्रश्न पूछे थे। अरे यार, सर को पढ़ा लेने दो प्लीज, कोई बात नहीं। ये प्रश्न बेटा अच्छा है, ये प्रश्न अच्छा है कि आखिर क्यों, परंतु मैं इसलिए नहीं बोला उस समय कि इसका जवाब वक्त देगा। कई प्रश्न के जवाब ना वक्त देते हैं। यानी कि जब मैं आप लोगों को जलधारा पढ़ाता, जब आप लोगों को पौने पढ़ाता, जब आप लोगों को प्रेशर बेल्ट पढ़ाता, है ना, तो इन सभी से आपको जवाब मिल जाता कि सर ऐसा क्यों, कि वहीं पर ऐसा है, यानी कि सागर है और वो चीज है। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग यहां देखते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि यहां पे नदी है, कौन सी? अमेजोन। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी है। बड़ी का मतलब यहां पे ये होता है वेट, और नदी का वेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर।
कि नदी कितना पानी लेके चल रही है। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति 5-5.5 फीट का हो और वो 150 किलो का हो सकता है, और वही कोई व्यक्ति 6 फीट का हो और हो सकता हो 60 केजी का ही हो। तो जो 6 फीट का है वो बोला जाएगा लंबा है, और जो 5.5 फीट का है वो बोला जाएगा बड़ा भारी है भाई, बड़ा मोटा। यस, बिल्कुल सही बात है ना। मेरा मतलब है सर, मैप के लिए आपके द्वारा जो 2 किताबें बताई गई हैं और एक एटलस हो गया तो इतने में ही काफी। बिल्कुल बेटा, इतने में ही काफी, इतना कर लो बहुत है, बुद्धत्व को प्राप्त कर जाओगे। चलो इधर आओ। तो ये अमेजन नदी, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी एवं दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना बच्चों, दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी कि पहली कौन है? नाइल। नाइल जो है पहली है, सबसे लंबी है, और ये साहब लंबाई में केवल 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ये सबसे लंबी है। आगे लिखो, इसका अधिकांश भाग ब्राजील में बहता है। इसका अधिकांश भाग ब्राजील में बहता है, जबकि यह पेरू से निकलती है। जबकि यह पेरू में एंडीज की पहाड़ियों से निकलती है। एंडीज की पहाड़ियों से निकलती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है माइटी लेडी विद माइटी फ्रेंड। माइटी लेडी विद माइटी फ्रेंड। माइटी लेडी विद माइटी फ्रेंड, समझे? मतलब जब यहां पे इस एरिया में पुर्तगीज आए बच्चों, तो पुर्तगीज तो छोटा मोटा देश था, पिद्दी सा। उनकी नदी कितनी बड़ी बड़ी होंगी, इतनी इतनी सी। और जब इस एरिया में आए तो दे बिकेम सरप्राइज, अरे बाप रे, इतनी बड़ी नदी, अरे राम रे। उनके लिए समुंदर था भाई, उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, सो बिग, एंड नो डाउट दिस रिवर इज बिग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इंडिया में जो आप लोगों में गंगा नदी को देखा होगा, यमुना को देखा होगा, सरयू नदी को देखा होगा, ब्रह्मपुत्रा को देखा होगा, वो सरप्राइज नहीं होगा। जैसे बरसात में कभी सरयू नदी को देखो, बरसात में कभी गंगा नदी को देखो, पटना के पास, पटना यूनिवर्सिटी के पीछे बैकग्राउंड में देखो गंगा नदी दिखाई देती है, किलोमीटर्स में बच्चों, इतनी चौड़ा। ब्रह्मपुत्रा नदी को देखो, इन किलोमीटर्स, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी ना, एवरीवेयर वाटर वाटर एंड वाटर, नन अदर देन वाटर। नीरज बहुत बड़ी बात थी भाई, अरे राम। तो जब यहां आए तो सरप्राइज हो गए। तो आप लोग जानते हो नदी को किस रूप में देखा जाता है? नायिका के रूप में। इन एवरी लैंग्वेज, इन हिंदी भी, हर भाषा में देखोगे रिवर जो होती है स्त्रीलिंग होती है, नायिका होती है। इसलिए देखो, माइटी लेडी, व्हाट द मीन माइटी? माइटी मतलब ताकतवर, बहुत ताकतवर। माइटी लेडी विद माइटी फ्रेंड्स,
मतलब ऐसी नदी है जो खुद बहुत ताकतवर है, दैट इज वेरी लार्ज, और उसके साथ उसके जो फ्रेंड हैं वे भी बड़े बड़े हैं। जैसे मान लो भाई संकल्प खुद भी 6-7 फीट के हैं और बहुत बड़े एरिया के पहलवान हैं, और इनके साथ भारी भरकम और 6-6 फीट के पहलवान चल रहे हैं भारी भारी, तो क्या बोला जाएगा, भाई इसके भी दोस्त भी ना बड़े भारी भारी पहलवान हैं, एकदम एक से एक बड़े बड़े। हाँ यार, है ना। तो इस सेंस में माइटी लेडी। अब जरा कैसे भाई, तो देखो इसकी सहायक नदियां रिवर के सेंस में क्या होंगी, ये देखो सहायक नदियां, आप लोग अपने फिजिकल मैप में देखो तो तुम्हें दिखाई देगा जापुरा, देखो यहां पे होंगी जापुरा, पुरुष, निर्गो, निर्गो, देखो बहुत सारी नदियां दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही कि नहीं। युवराज कहता वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट ए ड्रॉप फॉर ड्रिंकिंग। ये बेटा दूसरे सेंस में वो बोलता है, वास्को डी गामा की स्टेटमेंट है ये, और वो दूसरे सेंस में बोलता है, कभी चर्चा होगी। तो अपने एटलस में जाके देखो फिजिकल मैप में, तो देन यू विल सी मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजन रिवर, दे आर ऑल्सो इन वेरी लार्ज। देखो ये देखो ये सब दिखाई दे रही, डबल डबल लाइन चल रही है बच्चों, देखो यहां पे। इसमें कौन कौन सी है भाई, देखो यहां पे निग्रो होगी, जापुरा होगी, फिर पुरुष होगी, देखो मडीरा होगी, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, दे आर वेरी लार्ज। ठीक है, लिखो यह नदी दुनिया में, यह नदी दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 2600 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, 2600 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। 2600 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, परंतु उनमें से केवल कुछ ही खाद्य योग्य हैं, उनमें से केवल कुछ ही खाद्य योग्य हैं, बाकी जहरीली हैं। सोचो, और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अनाकोंडा, देखी अनाकोंडा पहली, फर्स्ट मूवी अनाकोंडा फर्स्ट, तो देखो उसमें दिखा रखा इसी रिवर बेसिन में अनाकोंडा मिलता है, इसी नदी में तैरता वैरता रहता है, घूमता रहता है। तो बड़े बड़े रेप्टाइल्स के लिए फेमस है अनाकोंडा, लगभग 36 फीट तक के पाए जाते हैं। ब्रा पाइथन, हाँ बेटा, वो उसी का एक वैरायटी है। अनाकोंडा में अलग अलग वैरायटी, अनाकोंडा बेसिकली अजगर ही होता है, बट स्पेनिश पुर्तगीज लैंग्वेज में और स्पेनिश में अनाकोंडा बोलते हैं। तो यहां पर अनाकोंडा वगैरह बड़े बड़े वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल्स। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही फेमस है ये। चलिए खैर, फिर यहीं पर अभी ये पिछली साल आग लगी थी, आप लोगों को यदि याद हो, आज से 2-2.5 साल पहले, यहाँ 2 साल पहले, शायद लॉकडाउन के दौरान ही, तो काफी क्षति हुई है। तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए क्या कैसे। उसी में अपने एटलस में तुम लोग देखो, इसके ऊपर पिक्चर बनी होगी बच्चों, ये देखो ऊपर देखो पिक्चर बनी होगी यहां पर, है ना, ये पिक्चर बनी हुई है और लिखा हो है एरियल व्यू ऑफ द रिवर अमेजोन। ठीक है, तो ये नदी बहुत ही चौड़ी, बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं भाई। अब इसी के बाद तुम आगे आते हो बच्चों, तो यहीं पर देखो एक नदी और होगी, साओ फ्रांसिस्को। मिली साओ फ्रांसिस्को, लिखो इसे ब्राजील की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, इसे ब्राजील की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है।
फिर यहीं पे देखो एक और नदी दिखाई दे रही होगी भाई, उरुग्वे नदी, ये देखो पराग्वे नदी, और ये पराग्वे नहीं, पराना नदी, और ये देखो पराग्वे। तीन नदियां मिल रही होंगी बच्चों, ये तीनों नदियां मिल गई होंगी। चलो लिखो इसको, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, पराना, पराग्वे, उरुग्वे के सम्मिलित तंत्र को, के सम्मिलित तंत्र को, के सम्मिलित तंत्र को, सम्मिलित तंत्र को ला प्लाटा, ला प्लाटा कहा जाता है, कहा जाता है। ला प्लाटा समझ गए? कितनी नदियां ला प्लाटा में भाई? तीन नदी। कौन कौन सी? पराना, पराग्वे एंड उरुग्वे। इनमें पराना सबसे बड़ी है, इनमें पराना सबसे बड़ी है, और इसी पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, और इसी पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जलप्रपात गुआसू, देखो होगा एटलस में आपके, गुआसू स्थित है, स्थित है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इटापू, इटापू इसी पर बना है, जो अर्जेंटीना और ब्राजील की, जो अर्जेंटीना और ब्राजील का ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर है। समझ गए भाई? ये आप यहां पर चीजों को समझ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ो भाई। यहीं पर एक नदी छोटी सी और मिल जाएगी बच्चों, यहां पे देखो, ओरोनिको। लिखो ओरोनिको बेसिन, ओरोनिको बेसिन वेनेजुएला में फैला हुआ है, वेनेजुएला में फैला हुआ है। ओरोनिको की सहायक नदी करोनी, ओरोनिको की सहायक नदी करोनी पर दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात
दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स यहीं स्थित है, यहीं पर स्थित है। सुप्रीता लिखती है सर आग कहां लगी थी? बेटा अमेजन के जंगलों में बताया था ना, ध्यान से सुना करो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये नदी भी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके फॉल्स को देखना चाहते हो तो अपने एटलस में तुम लोग जाके देखो। ये देखो नीचे की पिक्चर बनी हुई है, ये देखो फॉल्स दिख रहा, एंजल फॉल्स, ये देखो एंजल फॉल्स है। आप लोग सभी एटलस पलटते लौटते हो नहीं, बहुतों के पास होगा एटलस, ना तो कलर समझने की कोशिश करते हो, ना तो उसमें पिक्चर्स देखने की कोशिश करते हो, कहां पे क्या है मतलब ही नहीं है ना। इसीलिए बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो ये बताइए ये सब समझे कि नहीं, बोलो भाई। चलिए अब भाई नदी हो गई तो एक लास्ट में और झील का भी जिक्र बता दे। झील भी यहाँ पे कई सारी पाई जाती है। जैसे यहीं पर देखो ये जो बोलिवियन प्लेटू था, इसी पर एक झील होगी, देखो टीटीकाका। टीटीकाका लिखो। पेरू बोलिविया की बाउंड्री पर, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। राधा लिखती हैं कोशिश करते हैं सर बट पढ़ते पेज नंबर बताएं कीजिए सर, क्योंकि बेटा पेज उसी पे तो साउथ अमेरिका पे तो घूम रहे हो तुम लोग, मैं कहां बार बार पेज बताऊं, बोलो। मैं तो वही मोड़ के रख रखा हूं, मैं तो ना पेज पे कहीं भाग रहा हूं इधर उधर। देखो साउथ अमेरिका पढ़ रहे तो साउथ अमेरिका के पेज पर रहो, 88 पेज पर। चूंकि मैं पेज कई बार इसलिए नहीं बोलता हूं कि सबका वेरी करता है ना। हिंदी का होगा तो भाई अलग पेज होगा, है ना, इस पे अलग होगा। क्या बालक पूछा नौगम्य का मतलब क्या बेटा? नौगम्य मतलब जिस पर नाव चलती है। उतनी ऊंचाई पर दुनिया में कहीं और नाव नहीं चलती, क्योंकि इतनी ऊंचाई है, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई बेटा नाव चलाने का मतलब है डेथ हो सकती है, समझे, पर यहां पर चलती है भाई। तो इस तरह से आप लोग ये झील समझ सकते हो। लास्ट में एक और यहीं पर देखो एक झील और होगी बच्चों, माराकाइबो। माराकाइबो या मेराकाइबो, मिली कि नहीं देखो, माराकाइबो झील। माराकाइबो झील वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील है। यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का क्षेत्र भी है। पेट्रोलियम का क्षेत्र भी है। तो ये हुआ बच्चों आपका फिजिकल एस्पेक्ट, ऑल द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट इट हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, अब आपका काम बढ़ गया है भाई, अब मेहनत करनी पड़ेगी आज से। अब तक तो आप लोग वैसी हवा में घूम रहे थे, आज ही जाओगे, कट एंड ड्रॉ खरीद के लाओगे, एटलस हर दशा में सुनिश्चित करोगे, और बचपन के उन दिनों को याद करो जब मैडम ने मैप भरवाए थे। मैप आपको भरना है ना, और मैप भर के सबको
मेरे पास भेजना है। ठीक है, मेरा नंबर आपको अनिल जी से मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं यानी अभी डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, तो वहां पे सबको आपको भेजना है। अब काम आज से शुरू है। ठीक है, अगर काम करेंगे तभी ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। तो करेंगे कि नहीं बोलिए भाई। सर प्लीज ये बता दीजिए कंटेंट प्री के पॉइंट और ये सब बेटा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैपिंग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस हो किसी के तो क्वेश्चंस ले सकते हैं। और बच्चे फटाफट ऐसे बच्चे जिनके क्वेश्चन हो वो अपना हाथ उठाएं। थैंक्स सो मच सर। कस्मा कह रही हैं सर पेट्रोलियम भंडार का सबसे बड़ा कंट्री वेनेजुएला। बिल्कुल बेटा, अरे बोल तो रहा हूं। ठीक है वो हॉट डेजर्ट से कैसे पृथक? अपवाह तंत्र का क्या होता है बेटा? सुप्रीता ध्यान सुना करो बेटा, मेरी क्लास में ना एकदम बी अटेंटिव रहा करो। ये मैंने शुरू में ही बोला था कि अपवाह का मतलब क्या होता है। अपवाह का मतलब जल का प्रवाह होता है, सुन लिया करो भाई। अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, न्यू क्वेश्चन पूछो, मैं हर जवाब दूंगा। मेरे पास लगभग आपके 99.9999% प्रश्नों के जवाब होंगे। मैं दावा कर सकता हूं बच्चों, मैं 100% का दावा नहीं करता, बट ऑलवेज आस्क सम गुड क्वेश्चन ताकि मैं भी जवाब दूं। बच्चे ने क्या पूछा, हम थोड़ा नहीं समझे पाए। क्या बेटा नहीं समझ पाए? माइक पे आओ जल्दी से। अर्चना बेटा क्या प्रॉब्लम, थोड़ा बताओ। आप माइक पे आओ। अर्चना का माइक ऑन करो भाई। अर्चना का माइक ऑन करिए। अर्चना का माइक ऑन करो बेटा। अर्चना बोलो, हैव एनी प्रॉब्लम? अंकित, अंकित बोलो भाई। अंकित हैव एनी क्वेश्चन? रोहन सत्ती, रोहन सत्ती। अर्चना सर गल्फ कंट्रीज और गल्फ स्टेट के बारे में पूछ रहे थे। तो पूछ रहे थे तो बेटा क्लास में मैंने जवाब दिया था ना, फॉकलैंड इज यूके स्टेनले। बिल्कुल बेटा, जब पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा तो इस फॉकलैंड की चर्चा होगी। ज्ञान प्रकाश चिंता मत करो। संकल्प बोलो भाई। हाँ बोलो। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। संकल्प कह रहे कि एवरीवन सर गल्फ कंट्री में, ये गल्फ कंट्री भाई कहां से? अंकित बोलो प्रश्न जल्दी से। अंकित भी चला गया। रोहन सत्ती, रोहन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलो रोहन रोशनता। सर ये एक्टिव वॉल्केनो को नहीं करते सर, कोई कंफ्यूजन सर, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में हवाई लैंड का दिया हुआ है और आपने फोटो पैक्सी बताया था। हवाई लैंड बेटा अलग कहानी है, उसका अलग सेंस में होगा सर। न्यू एनसीईआरटी में दिया कि लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो लार्जेस्ट। हवाई लैंड का मून हलवा। यार देखो फिर यही बेटा ना, अपने जो नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, वो यहां पे नहीं उस तरह के। मैंने क्या बोला? दुनिया का सबसे ऊंचा, और ये क्या है? लार्जेस्ट। खुद तुम अपना जवाब दे रहे हो तो। हाँ तो सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी बोला ना, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यही लाइन बोली होगी। सबसे सक्रिय, सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा होगा दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और नहीं लिखा तो उसकी हाइट देख लो बेटा, उससे भी तो अनुमान लगा सकते हो ना माय चाइल्ड। उसकी हाइट देखो 6000 के आसपास जा रही होगी ना, और मोना लोआ की हाइट मात्र 4200 मीटर है। चलो खैर, हाँ
मोनिका बेटा, गुड आफ्टरनून सर। हाँ चलो, हेलो। हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ बोलो बेटा, हेलो। हाँ लक्ष्मण बोलो। सर मैं ये बोल रहा था सर, कॉपी में सर मैं कुछ बना था साउथ अमेरिका। क्या 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 बेटा, समझ नहीं आ रहा। सर मेरे पास मतलब ब्लैंक वाला वो नहीं है पेन, तो मैं कॉपी में आपसे बना सकता हूँ सर, मिलता जुलता। बिल्कुल बना लो, मैं तो बना ही रहा हूं, तुम भी बनाओ, और आपके पास एटलस है तो भी बनाओ, और ये कहूंगा एटलस मंगवा लो बेटा, ये आपके वेपन्स है। इफ मैनेजेबल देन प्लीज परचेज इट। मोनिका, क्योंकि ये बार बार स्ट्रगल करोगे आए दिन, जब तक ज्योग्राफी क्लास चलेगी ना, स्ट्रगल करोगे, रोज मैप दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, और नहीं दिखाऊंगा तो ज्योग्राफी का पढ़ाना बेकार है बेटा। कहो तो या तो मैं बेकार पढ़ा दूं, बोल दो। हाँ मोनिका बेटा बोलो। हाँ नमस्ते। सर संकल्प भी। हाँ संकल्प बोलो, तुम्हारे बड़े क्वेश्चन रहते यार। हाँ ठीक है सर। सर वो जो नदियां आपने भी बताया, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज भी देखना है क्या, या इसी में हमारा काम हो जाएगा? इतना ही पढ़ लो बेटा, बहुत है, वो जापुरा वगैरह है, पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो नो नीड, ठीक है। नो सर, थैंक यू। और मोनिका बेटा जल्दी से बोलो। सर मैंने बोल के 1/3 NS लिखा है और नीचे लिखा है 2.3 FH वगैरह, थोड़ा इस, clear नहीं होगा। इसका मतलब तुम क्लास में लेट आई हो। नहीं सर, मतलब मैंने पहले क्वेश्चन था, बट इसमें आई नहीं, नीड माइक क्लियर। इसका मतलब ये है कि तुम उस समय ध्यान से सुनी नहीं हो। नहीं सर, सुना तो था। वीडियो को जाके ध्यान से सुनना और फिर कल मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सर वीडियो कैसे देखते हैं मुझे पता नहीं है, रिकॉर्डिंग। ऐप में जाके देखना क्या है, पता करना। ये आज के लिए आपकी सजा है बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा दक्ष। सर अंतरराष्ट्रीय सीधी रेखा के पश्चिम में जाने पर डेट प्लस होगी या माइनस? बिल्कुल बदल जाएगी। तो सर वो प्लस होगी या फिर माइनस होगी? अब वो आप जो है सर, पश्चिम में जाने पर प्लस होगी, इधर आने पर माइनस होगी। पूर्व की तरफ माइनस होगी। हाँ हाँ। और कोई 1 मिनट, और कोई? सर क्या लिखता है ये? सजल क्या लिखती हैं भाई? तो अब सबके प्रश्न के जवाब। हाँ बोलो। सर वो जो इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा कि वो लाइन से इधर जाने से पूर्व जाने में प्लस हो जाएगा और पश्चिम जाने से माइनस हो जाएगा, घटेगा क्रम उधर जा करके। एक बार देख लेना इसको, इस समय मेरा मूड उधर नहीं है, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, मैं sir. कल करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसमें हाँ वो है ना, देखिए अपने यहाँ पे भारत में सर प्लस प्लस का आ जाता है, तो मतलब पूर्व साइड में प्लस हो जाएगा। हाँ एक वो है ना, मूव द ईस्ट मोर द फिस्ट, वो है कुछ, मुझे समझ याद नहीं है, चल मैं बाद में उसको कर दूंगा। Yes, sir. हाँ Yes, yes. जैसे ईस्ट में जाओ तो ज्यादा फिस्ट यानी ज्यादा फेस्टिवल मनाओगे, एक दिन ज्यादा तुम नए दिन का एंजॉय कर सकते हो। हाँ और कोई? सबका प्रश्न हो गया? यस सर। तो सभी देवता अपने अपने धाम चले, और फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। टिल देन बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, sir. बाय 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 बाय।